ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी क्लास 11 का आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको श्रेणी बता दिया था, समांतर श्रेणी हो गया था। गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है पहले ये जानते हैं। ऐसी श्रेणी के पदों को जिसके पद प्रत्येक पूर्व पद में एक नियत संख्या का गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। यानी कि ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद और पूर्व पद का जो अनुपात होता है वो अचर हो, उसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। कोई भी टर्म हो, उसके प्रेसीडिंग टर्म का जो रेशियो हो वो कांस्टेंट हो, और इसी रेशियो को कॉमन रेशियो बोलते हैं। पद और पूर्व पद का जो अनुपात होता है यही कहलाता है कॉमन रेशियो। गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है? ऐसी श्रेणी के पदों को जिसके पद कैसे प्राप्त होते हैं। ये कोई टर्म है 2, इसी में किसी का मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54 अप टू 100। तो कोई भी पद ले लो, उसके जस्ट प्रेसीडिंग टर्म ले लो, दोनों का रेशियो देखो 6/2 3, 18/6 3, 54/18 3। किसी भी पद और पूर्व पद का अनुपात अगर अचर होता है तो ऐसी श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। जैसे देखिए 1 2 4 8 16 अप टू 100, 1 3 9 27 81 अप टू 100। पद और पूर्व पद का अनुपात क्या हो? अचर हो। तो गुणोत्तर श्रेणी समझ गए क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी? ऐसी श्रेणी के पदों को जिसके पद कैसे प्राप्त होते हैं, प्रत्येक पूर्व पद में एक नियत संख्या का गुणा करने पर। अब इसी नियत संख्या को क्या बोलते हैं? सार अनुपात, कॉमन रेशियो, स्मॉल आर से इसको व्यक्त करते हैं। और किसी भी पद और पूर्व पद का अनुपात अगर अचर हो तो समझ लो गुणोत्तर श्रेणी है। अब हम सिखाएंगे आपको गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करना, यानी कि यनवा पद ज्ञात करना, जनरल टर्म ज्ञात करना। मान लीजिए कोई गुणोत्तर श्रेणी है, प्रथम पद उसका ए है और सार अनुपात यानी कॉमन रेशियो आर है। तो क्या होगा? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 अप टू 100। प्रथम पद मिला है, उसी में आर का बार बार गुणा करते जाएंगे। यहाँ देखिए T1 का मान क्या है? ए। T2 का मान क्या है? ए आर। T3 का मान क्या है? ए आर स्क्वायर। 3 है तो 2, 2 है तो 1। T4 का मान है ए आर क्यूब, 4 है तो 3। T5 का मान है ए आर की पावर 4। अगर ऐसे हम Tn निकालेंगे, Tn का सूत्र होगा ए आर की पावर n-1, क्योंकि 5 है तो 4 पावर, 4 है तो 3 पावर, 3 है तो 2, 2 है तो 1, 1 है तो 0, तो n है तो n-1। ये गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद है, nth टर्म आपका जीपी। गुणोत्तर श्रेणी का nth टर्म है। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं? पहला पद ए है, सार अनुपात आर है, तो ए इंटू ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 अप टू 100। T1 है ए आर की पावर 0, T2 है ए आर, T3 है 2, T4 है 3, T5 है 4, Tn है तो n-1। अगर मान लीजिए श्रेणी में पदों की संख्या n है तो nवां पद ही अंतिम पद होगा। तो l का भी सूत्र है l बराबर Tn बराबर ए आर की पावर n-1। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद और पूर्व पद का अनुपात अचर हो, उसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इसी अनुपात को सार अनुपात बोलते हैं, स्मॉल आर से इसको व्यक्त करते हैं। प्रथम पद ए है, सार अनुपात आर है, अगर अंतिम पद यल है तो क्या होगा गुणोत्तर श्रेणी? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अब टू लास्ट में एल के पहले होगा यल बाई आर, इसके पहले यल बाई आर स्क्वायर अप टू 100। हम अंत से कोई पद निकालना जानते हैं, अंत से यनवा पद निकालना चाह रहे हैं। तो आप देखिए अंत से पहला पद क्या है? अंत से पहला पद क्या है? बोलो। एल। बेटा जब आगे बढ़ोगे तो आर का मल्टीप्लाई करोगे। देखो ए है, आर का मल्टीप्लाई ए मिला, फिर आर का मल्टीप्लाई ए मिला, फिर आर का मल्टीप्लाई ए, और पीछे बढ़ना है तो आर का डिवाइड करो तो उसके पहले वाला मिलता जाएगा। तो एल के पहले एल माइनस आर, एल बाई आर, एल के पहले एल बाई आर, उसके पहले एल बाई आर स्क्वायर, आर आर का डिवाइड कर दे। अंत से पहला पद क्या है? एल। अंत से दूसरा पद बेटा, अंत से दूसरा पद, दूसरा पद क्या होगा? एल बाई आर। अंत से तीसरा पद,
एल बाई आर स्क्वायर। ऐसे अगर आप अंत से यनुआ पद लाएंगे, अंत से यनुआ पद क्या होगा, एल अपान आर की पावर n माइनस 1। देखिए तीसरा पद है आर की पावर 2, दूसरा पद है आर की पावर 1, पहला पद है आर की पावर 0, यनुआ पद है तो एल अपान आर की पावर n माइनस 1। तो आपने सीखा कि अंत से आप यनुआ पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अंत से पहला पद यल, दूसरा पद अंत से एल बाई आर, तीसरा एल बाई आर स्क्वायर, तो यनुआ पद हुआ एल अपान आर की पावर n माइनस 1। सीखेंगे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना, कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रथम पद ए है, सार अनुपात आर है, तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे लास्ट पद इसका ए आर की पावर माइनस 1, यनुआ ए आर की पावर माइनस 1। तो मान लेते हैं इसके n पदों का योग एस एन है, तो एस एन का मान क्या हो सकता है, ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू कहाँ तक, ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक, सभी पदों का योग n पदों का योग हो गया। अगर r का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे r एस एन कर दीजिए, तो r का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए आर, इसके नीचे लिख लीजिए, इसमें ए आर स्क्वायर, r का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आर क्यूब, ऐसे इसके पहले आर की पावर माइनस 2 होगा, तो इसमें आर का गुणा करेंगे तो ए आर की पावर माइनस 1, और इसमें करेंगे तो ए आर की पावर, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो यहाँ माइनस 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 माइनस, तो बीच के सभी टर्म कट जाएंगे, यहाँ माइनस, तो मिलेगा एस एन माइनस आर एस एन इक्वल टू ए माइनस ए आर की पावर n। एस एन कामन ले लेंगे तो 1 माइनस आर, ए कामन ले लीजिए 1 माइनस आर की पावर n, तो एस एन का सूत्र होगा ए 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर। एस एन का n पदों का योग का ये सूत्र है, लेकिन ये अप्लाई कब होता है, जब r का मान 1 से कम होता है। अगर r का मान 1 से बड़ा है तो देखिए माइनस दोनों तरफ कॉमन ले लीजिए, तो एस एन का सूत्र हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1, जब r 1 से बड़ा हो। r 1 से बड़ा हो तो r को पहले कर दीजिए, r 1 से छोटा है तो r को बाद में कर दीजिए। अब देखिए अगर अंतिम पद ज्ञात हो, जैसे आप समांतर श्रेणी में जब अंतिम पद ज्ञात होता था तो n/2 a प्लस एल प्रूव किए थे आप, जब अंतिम पद ज्ञात हो तो कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, एस एन का सूत्र क्या होता है बोलो, ए 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, जब r 1 से कम हो तो यही अप्लाई करते थे, ब्रेकर तोड़िए तो ए माइनस ए आर की पावर n बटे 1 माइनस आर लिख सकते हैं इसको। अब ए आर की पावर n को लिख सकते हैं आर की पावर n माइनस 1 इंटू आर, और सब जानते हैं यल का सूत्र होता है ए आर की पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू होती है यल, ए माइनस यल आर बटे 1 माइनस आर, तब जब r 1 से कम और r 1 से बड़ा हो तो इसी को उलट दीजिए, यल आर माइनस ए बटे आर माइनस 1, ये तब लगेगा जब अंतिम पद ज्ञात हो, तब ये आपको सूत्र लगेगा ए माइनस यल आर बटे 1 माइनस आर और यल आर माइनस ए बटे आर माइनस 1। तो ये आप गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल सीखे। अब हम गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योगफल सीखेंगे। अनंत गुणोत्तर श्रेणी, अगर देखिए अनंत गुणोत्तर श्रेणी में अगर r का संख्यात्मक मान 1 से ज्यादा है, 1 से अधिक है, तो अनंत पदों का योगफल तो अनंत होगा। जैसे 1 + 2 + 4 + 8 + 16, अगर ये अनंत तक किया जाए, r का संख्यात्मक मान अगर 1 से ज्यादा है तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल क्या होगा, अनंत। लेकिन r का अगर संख्यात्मक मान 1 से कम है तो क्या होगा, आप n पदों का योग जानते हैं, एस एन का मान a 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर, जब r का संख्यात्मक मान 1 से कम तो ये लगता आप जानते हो, तो एस एन का मान होगा, अगर इसको लिखिए तो a माइनस ए आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। अलग अलग करते हैं, एस एन बराबर a अपान 1 माइनस आर माइनस ए आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। देखिए जब 1 से छोटी वैल्यू अगर कोई रहती है तो जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती है मान घटता जाता है। जैसे 1/2 है, उसका वर्ग करो 1/4, क्यूब करो 1/8, धीरे धीरे मान जो है घटता जाता है, पावर बढ़ती है।
यहाँ भी देखिए आर की वैल्यू 1 से कम है, इकाई से कम है, तो इकाई से कम है तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगी मान घटेगा, यानी जैसे जैसे पावर बढ़ेगी मान घटेगा, क्योंकि आर का मान 1 से कम है, इकाई से कम है, तो इकाई से कम है तो पावर बढ़ेगी तो मान घटेगा। 1/2 है, पावर 2 है तो 1/4 क्यूब कर दिए थे 1/8, और पावर और बढ़ा दी 1/16, धीरे धीरे मान कम होता जा रहा है। 1 से बड़ी अगर संख्या है तो पावर बढ़ते मान बढ़ता है, लेकिन अगर 1 से छोटी संख्या है जैसे जैसे पावर बढ़ाते हैं मान घटता जाता है। अगर संख्यात्मक मान 1 से कम है तो पावर जैसे जैसे बढ़ाएंगे मान कम होगा। जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ेगी वैसे वैसे मान कम होता जाएगा। 1/3 है वर्ग किए तो 1/9 क्यूब किए तो और कम, तो मान धीरे, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू ध्यान रखिएगा कि इसका संख्यात्मक मान इकाई से कम हो। तो आर का मान, संख्यात्मक मान अगर इकाई से कम है, जैसे जैसे पावर बढ़ेगी मान घटेगा। तो अगर पावर अनंत की ओर जाएगी, यानी अगर इनफाइनाइट की ओर बढ़ेगा तो आर की पावर 0 की ओर बढ़ेगा, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा है लेकिन मान बहुत कम हो जाएगा। तो अगर यह अनंत की ओर बढ़ेगा तो आर की पावर 0 की ओर बढ़ेगा, तो ए आर की पावर बटे 1 माइनस आर 0 की ओर बढ़ेगा, क्योंकि आर का संख्यात्मक मान 1 से कम है, पावर बढ़ेगी तो मान घटेगा, पावर और बढ़ेगी मान घटेगा, पावर और बढ़ेगी तो मान और घटेगा, पावर बहुत बढ़ेगी तो मान बहुत घटेगा, और बहुत घटेगा 0 के करीब बढ़ेगा। तब यस इनफाइनाइट का मान हो जाएगा a/1 माइनस आर माइनस 0। इसलिए अगर आर का संख्यात्मक मान 1 से कम हो तो ये अनंत पदों का योगफल a/1 माइनस आर, और संख्यात्मक मान अगर 1 से ज्यादा हो तो अनंत पदों का योगफल अनंत होगा। कहा था कि अगर 3 संख्याएं लेनी हो समांतर श्रेणी योग ज्ञात हो तो क्या लेना चाहिए, a माइनस डी a प्लस डी। योग ज्ञात हो तब 3 संख्याएं लेनी हो तो a माइनस डी a प्लस डी लेनी चाहिए। 4 संख्याएं ज्ञात हो तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d लेनी चाहिए, लेकिन तभी जब योग फल ज्ञात हो, तभी इसका फायदा भी है। 3d कट गया, d से d कट गया। अब 5 संख्याएं लेनी हो तो a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 2d लेनी चाहिए। उसी प्रकार अगर गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्या लेनी हो तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर ये याद है तो भी याद हो जाएगा। ये माइनस को अपान समझ लो और d को जो है r समझ लो, और जो इसका कोफिशिएंट होगा वो पावर हो जाएगा। माइनस को बाई समझ लीजिए जो है अपान, प्लस को इंटू और d को r, और जो कोफिशिएंट होगा वो पावर। तो आप देखिए यहाँ a माइनस डी है तो a बाई आर, a और a प्लस है तो a इंटू आर। देखिए माइनस को अपान कर दिए a बाई आर, यहाँ a ही है, प्लस को इंटू कर दिए d को आर। अब यहाँ देखिए a माइनस 3d है, तो a माइनस 3d है तो इसको क्या कहेंगे, a बाई आर क्यूब। ये जो पावर देखिए कोफिशिएंट जो है वो पावर बन जाएगा। 3d है तो d को r करेंगे, पावर बन जाएगी a बाई आर क्यूब। ये क्या होगा, a बाई आर, और a प्लस डी है तो a इंटू आर और a आर क्यूब। ठीक, यहां देखिए अब आप खुद कर सकते हैं, a बाई आर स्क्वायर, a बाई आर a आर स्क्वायर, मतलब कुल मिलाकर माइनस अपान बन गया, जो कोफिशिएंट है पावर बन गया, डी आर बन गया, प्लस इंटू बन गया। लेकिन ध्यान रहे गुणोत्तर श्रेणी में तभी लेना जब गुणनफल दिया हो। जैसे इसमें योगफल दिया हो तब लेते थे, उसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी में इनको 3 संख्याएं लेनी हो तो गुणनफल दिया हो तभी इसको लेना, नहीं तो ए आर स्क्वायर उस तरीके से लेना। गुणनफल दिया हो तभी इसका बेनिफिट है, तभी इसको करना भी चाहिए, क्योंकि गुणनफल देता है तो आर से आर कट जाता है, एक ही वैल्यू मिल जाती है, आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो अगर गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्या लेनी हो और गुणनफल दिया हो तो क्या लेना चाहिए, ए बाई आर ए आर। इसके अलावा देखो ए बाई आर ए आर। और 4 संख्या लेनी हो तो क्या लेना है, ए बाई आर क्यूब ए बाई आर ए आर क्यूब। लेकिन ये ध्यान रखना गुणनफल दिया हो तभी ऐसा लेना। और 5 लेनी हो तो ए बाई आर स्क्वायर ए बाई आर ए आर स्क्वायर। तो गुणोत्तर श्रेणी में अगर गुणनफल दिया हो तो 3 संख्या लेनी हो तो ए बाई आर ए आर
4 संख्याएं लेनी हो तो ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब। 5 संख्याएं लेनी हो तो ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर लेनी चाहिए गुणनफल दिया हो तो। गुणोत्तर माध्य पर आते थोड़ा उसको समझिए कि जब 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो तो बीच वाली राशि को शेष 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो, बीच वाली राशि को शेष 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य करते हैं। 2, 4, 8 गुणोत्तर श्रेणी में है तो 4, 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य होगा। थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा, जब 2 राशियों का समांतर माध्य निकालते थे तो कोई दिक्कत नहीं रहता था, a + b/2 कर देते थे, लेकिन गुणोत्तर माध्य में ध्यान रखिए वो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। जैसे a और b 2 राशियां जिनका गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना, ध्यान रखिएगा धनात्मक होनी चाहिए। a और b का गुणोत्तर माध्य मान लीजिए g है, तो g है तो a g b किस श्रेणी में होंगी, गुणोत्तर श्रेणी में होंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं T2/T1 बराबर T3/T2, तो g बटे a बराबर b/g, तो g स्क्वायर बराबर हो जाएगा ab, तो g बराबर हो जाएगा √ab। तो 2 राशियों का जो गुणोत्तर माध्य होता है वो √ab के बराबर होता है। ध्यान रहे a और b धनात्मक होनी चाहिए। जब 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हों तो बीच वाली राशि को शेष 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य करते हैं। a और b का गुणोत्तर माध्य g है तो a g b गुणोत्तर श्रेणी में होंगी, तो T2/T1 बराबर T3/T2, g बटे a बराबर b/g, g स्क्वायर बराबर ab, g बराबर √ab। ध्यान रहे यहाँ a और b धनात्मक होनी चाहिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर ऋण नहीं होना चाहिए। तो 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य a और b का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, √ab होता है। अगर 2 धनात्मक राशि है a और b है, इनका समांतर माध्य a है, गुणोत्तर माध्य g है, तो a > g होता है। 2 अलग अलग धनात्मक राशियां a और b हैं जिनका समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य g है, तो a > g होता है। a और b 2 राशियां हैं, धनात्मक हैं, उनका समांतर माध्य का सूत्र होता है a बराबर क्या होता है बोलो, a + b/2 और g बराबर आप जानते हो √ab। ठीक, अब हम a - g निकालना चाहते हैं, a - g, तो a का सूत्र होता है a + b/2, g का √ab, तो 2 LCM ले लिए, a + b - 2 √ab, तो हो जाएगा √a का स्क्वायर + √b का स्क्वायर -2 √a × √b, तो ऊपर हो गया √a - √b का होल स्क्वायर 1/2। अब ये होल स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, और a और b अलग अलग राशियां हैं तो 0 भी नहीं हो सकता। तो a और b 2 अलग अलग राशि हैं, धनात्मक राशि है, तो इसका वर्ग है तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा यानी कि 0 से क्या होगा, बड़ा, 0 से बड़ा होगा तो a > g। तो 2 धनात्मक राशि हैं, उनका जो समांतर माध्य है उनके गुणोत्तर माध्य से ज़्यादा होगा, अधिक होगा। मान लीजिए 2 धनात्मक राशि a और b है जिनका समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य g है, तो a का a सूत्र होता है, g का a। हम a - g निकाले जो 0 से बड़ा है। अगर a - g 0 से बड़ा है, जाहिर सी बात है a g से क्या होगा, बड़ा। गुणोत्तर श्रेणी में एक थ्योरम और समझिए कि जैसे 2 राशियां हैं a और b, इनके मध्य आपने g1, g2, g3, g4 अप टू gn गुणोत्तर माध्य पदों का निवेश किया है। तो इन सभी का जो गुणनफल होगा a और b के गुणोत्तर माध्य के n वें घात के बराबर होगा। यानी कि आपको प्रूव करना g1, g2, g3, g4 अप टू gn बराबर, यानी कि g1 × g2 × g3 × g4 अप टू gn, वो a और b के गुणोत्तर माध्य मतलब √ab की पावर n के बराबर होगा। यानी कि a और b के बीच जो n गुणोत्तर माध्य पद हैं उनका गुणनफल a और b के गुणोत्तर माध्य के n वें घात के बराबर होगा, यानी कि √ab की पावर n। यही आपको सिद्ध करना है एक थ्योरम। जैसे समांतर माध्य में आपने क्या किया था, योगफल a और b के समांतर माध्य का n गुना था। यहाँ जो अंदर n गुणोत्तर माध्य पद हैं उनका गुणनफल a और b के गुणोत्तर माध्य के n वें घात के बराबर होगा, यही प्रूव करना है। अब देखिए मेरी बात ध्यान दीजिए, a और b के बीच में आपने n गुणोत्तर माध्य पद भरा है, तो a का मान a कर रहा है, l का काम कौन कर रहा है, b,
और पदों की संख्या n+2 है, n अंदर है और 2a है, n+2। अब यल का सूत्र होगा AR की पावर n-1। AL का काम कौन कर रहा है? BA का काम है R की पावर n+2-1, तो B/A बराबर R की पावर n+1। R बराबर होगा B/A की पावर 1/n+1, R की वैल्यू होगी। अब हम G1 निकालना चाहते हैं, G1 का मान क्या होगा? A इंटू R, क्योंकि सेकेंड टर्म G1 है, सेकेंड टर्म है तो A इंटू R, A इंटू B/A की पावर 1/n+1। वैसे G2 का मान तीसरा पद है AR², A इंटू B/A की पावर 2/n+1। G3 होगा AR3, A इंटू B/A की पावर 3/n+1। ऐसे G4 है AR की पावर 4, A इंटू B/A की पावर 4/n+1। ऐसे अगर Gn हो जाए AR की पावर n, A इंटू B/A की पावर n/n+1। मतलब A और B के बीच में n गुणोत्तर माध्य पदों का निवेश आपने किया, उन सब की वैल्यू निकाली। अब हम इनका गुणा करेंगे, इंटू G2, G3, G4, G5 अप टू Gn, इनका गुणा करेंगे। G1 की वैल्यू A B/A की पावर 1/n+1, A B/A की पावर 2/n+1, A B/A की पावर 3/n+1, ऐसे अब तो Gn जो करोगे गुणा करते हुए A इंटू B/A की पावर n/n+1। अब देखिए A का मल्टीप्लाई कितनी बार किया, हर पद में ये था, A हर पद में है, देख लीजिए, यानी कि A कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? n बार, तो जाहिर सी बात है A की पावर n हो गया। अब B/A बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 1/n+1 प्लस 2/n+1 प्लस 3/n+1 अप टू n/n+1। 1/n+1 कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे 1/n+1 तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। ये देखिए समांतर श्रेणी का n पदों का योग होगा। समांतर श्रेणी यानी जो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल है, तो देखिए समांतर श्रेणी बन रही है 1 2 3 4 अप टू n। अब क्या हो जाएगी? A की पावर n B/A की पावर 1/n+1, इसका सूत्र होगा n/2 1 प्लस n/2 a प्लस, समांतर श्रेणी बन रही है। अब n+1 से n+1 कैंसिल, A की पावर n B/A की पावर n/2, अलग अलग कर दीजिए, A की पावर n B की पावर n/2 बटे A की पावर n/2, n में n/2 गया तो n/2 ये भी बच गया। अब इसको आप लिख सकते हैं n/2, चाहे कॉमन ले लो चाहे ऐसे लिख दो, A की पावर 1/2 B की पावर 1/2 की पावर A की पावर 1/2 का मतलब रूट A और A रूट B, रूट AB की पावर n। तो A और B का एक गुणोत्तर माध्य के n वें घात के बराबर है। A और B के बीच में n गुणोत्तर माध्य पदों का जो गुणनफल है A और B के गुणोत्तर माध्य के n वें घात के